हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डायलिसिस एक्सेस के लिए यूज़ होने वाले फिस्टुला के बारे में। सो बेसिकली एक एवी फिस्टुला आर्टेरियोवेनस फिस्टुला होता क्या है। एक आर्टरी और एक वेन को सर्जरी करके आपस में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी का फ्लो लेकर वेन का साइज़ बड़ा हो जाता है। उसकी वॉल्स जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार उसमें सुई लगाने के बाद भी वो वेन डैमेज नहीं होती। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने ये आर्टरी को वेन के साथ आपस में जोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये वेन का साइज़ जो है ये फूल जाता है एंड बाद में इसी वेन को हम डायलिसिस के लिए यूज़ करते हैं। फिस्टुला कितनी तरह का होता है। एक मरीज़ में दोनों बाजुओं को मिलाकर टोटल 6 फिस्टुला बनाए जा सकते हैं। पहला आरसीएफ, ये सबसे नीचे कलाई के पास बनाया जाता है। दूसरा बीसीएफ, ये कोहनी के पास बनाया जाता है। तीसरा बीबीएफ, इसको हम बड़ा फिस्टुला भी कहते हैं। फिस्टुला हम हमेशा सबसे नीचे से शुरू करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हमने एक बार यहाँ पर ऊपर कोहनी के पास फिस्टुला बना दिया, यहाँ की नसें कट जाएंगी, उसके बाद नीचे दोबारा फिस्टुला बनाना पॉसिबल नहीं होता। और फिस्टुला बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड जगह होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीएफ को कलाई के पास बनाया जाता है। ये एक ऑपरेशन पेशेंट का हुआ है, ये कुछ ऐसा दिखता है। सिर्फ इतने एरिया में ही पेशेंट को टांके लगते हैं। ये जो वेन उभरी हुई है, इसी वेन को बाद में डायलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, पंक्चर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है बीसीएफ का। बीसीएफ जो है ये कोहनी के पास, ये भी छोटा फिस्टुला ही है और ये नस को बाद में डायलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा फिस्टुला है बीबीएफ और बड़ा फिस्टुला। ये फिस्टुला पूरा इतना बड़ा होता है, इसमें इतना बड़ा सूचर लगता है, इंसिजन लगता है। इतना बड़ा बनाने का इसका कारण ये है कि ये जो नस होती है ये बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है, जहाँ पे कि नॉर्मल सुई नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए पूरा ऑपरेशन करके ये नस को उठाया जाता है, थोड़ा ऊपर लेके आया जाता है, ताकि इसमें बाद में सुई ईजीली लग सके डायलिसिस के लिए। ओके, ये सबसे आखिरी ऑप्शन ही कंसिडर किया जाता है। इसके बाद कोई छोटा फिस्टुला बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये फिस्टुला सर्जरी कैसे होता है और इसमें कितना टाइम लगता है। सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। सुबह पेशेंट आकर शाम को जा सकता है। ऑपरेशन के लिए जिस जगह पे फिस्टुला बनाना है, जैसे कि कलाई पे या कोहनी पे, उस हिसाब से उस जगह को सुन किया जाता है। अगर बड़ा फिस्टुला बीबीएफ बनाना है तो उसके लिए पूरी बाजू को सुन किया जाता है। ऑपरेशन के लिए नॉर्मली 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है, पर जो बड़ा फिस्टुला का सर्जरी होता है उसके लिए 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 2 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, देखने के लिए कि ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट के फिस्टुला से कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसकी थ्रिल आ रही है कि नहीं आ रही है। सब कुछ ठीक है तो 2 घंटे के बाद पेशेंट को ऑपरेशन की बाद की इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हम भेज देते हैं। किसी भी मरीज़ को फिस्टुला का सर्जरी कब करवाना चाहिए। आइडियली डायलिसिस शुरू होने से 6 महीने पहले फिस्टुला का सर्जरी एडवाइस कर दिया जाता है। अगर पेशेंट्स को मालूम नहीं है कि डायलिसिस कब शुरू होने वाला है, तो उस केस में हम एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन 5 या 5 से ऊपर चला जाए, उस टाइम पे पेशेंट फिस्टुला बनवा ले। तीसरा, अगर पेशेंट का डायलिसिस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फिस्टुला से डायलिसिस कब शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद फिस्टुला मैच्योर होने के लिए 4 से 6 हफ्ते का टाइम लग जाता है। उसके अलावा जो हम चीज़ें देखते हैं वो है वेन का डायमीटर, उसका साइज़ बड़ा हुआ है कि नहीं, वेन ज़्यादा गहरी तो नहीं है, उसमें सुई लग सकती है कि नहीं, और फिस्टुला का फ़्लो एडिक्वेट है, उससे डायलिसिस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें 6 हफ्ते पे एक बार अल्ट्रासाउंड असेसमेंट करके देखा जाता है। उसके बाद मरीज़ को बताया जाता है कि उससे आप डायलिसिस शुरू करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो। फिस्टुला से डायलिसिस होता कैसे है। यूजुअली 2 नीडल्स की ज़रूरत होती है। एक नीडल जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड यानी कि गंदा खून बाहर निकालती है, जैसे कि ये वाली। ये नीडल से ब्लड जो है डायलिसिस मशीन में जाता है। डायलिसिस मशीन से फ़िल्टर होने के बाद प्योर ब्लड यानी कि साफ़ खून ये नीडल से वापस शरीर में जाता है। तो यही प्रोसेस होता है। यूजुअली ड्यूरेशन डायलिसिस का 4 घंटे का ड्यूरेशन होता है। ओके, अब
पेशेंट को फिशुला सर्जरी क्यों करवाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? कुछ पेशेंट्स को अपना किडनी की दिक्कत का तभी पता चलता है जब उनका डायलिसिस अचानक से शुरू हो गया हो। ओके, उस केस में टेम्परेरी मेथड्स यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े टाइम के लिए गले में पाइप डाला जाता है, जैसा कि आप ये पिक में देख सकते हो। इस पाइप को आईजेवी कैथेटर या नेकलाइन भी कहते हैं। एडवाइस ये होता है सिर्फ 2 से 4 हफ्ते के लिए, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस के लिए ही ये एडवाइज्ड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। दूसरी ऑप्शन है परमाकैथ। ये भी टेम्परेरी मेथड है। नेकलाइन के कंपैरिजन में परमाकैथ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नेकलाइन के कंपैरिजन में इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा कम होता है। इसको मरीज़ 6 महीने से 1 साल तक के टाइम के लिए डायलिसिस के लिए यूज़ कर सकता है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर 1 साल तक परमाकैथ से डायलिसिस हो सकता है तो फिशुला बनवाने की क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न है इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कोई भी बाहर की चीज़ अगर अंदर डालते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्ट करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को डायलिसिस के दौरान ठंड लगती है और बुखार आना शुरू हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ सकता है। दूसरा रीज़न कैथेटर रिलेटेड स्टेनोसिस, यानी कि बार बार कैथेटर्स या नेकलाइंस डालने की वजह से नसों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जिस जगह पे कैथेटर डलता है उस जगह पे नसों में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से बाजू में अगर फिशला बना है तो उसका फ़्लो आगे नहीं जा पाता। फ़्लो आगे ना जा पाने की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये पेशेंट में भी इस तरफ में पहले गर्दन में पाइप डली हुई है, फिशला बनाने के बाद ऊपर में फ़्लो जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, उसकी वजह से ये नसें ऐसी फूल जाती हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल, ये पेशेंट है, इसका भी फिशला इधर ये बना हुआ है। ओके, फिशला बनने के बाद ऊपर में पहले इनका हिस्ट्री था, नेकलाइन डला हुआ था, जिसकी वजह से फिशला का फ़्लो बढ़ने की वजह से उसमें रुकावट बढ़ती गई और अल्टीमेटली बाजू में ऐसी स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग के साथ पेशेंट अगर डायलिसिस करवा भी रहा है तो वो डायलिसिस एडिक्वेट नहीं माना जाता है। तो इसीलिए हमेशा ही नेकलाइंस और पर्म कैथ्स को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ही फिशला एडवाइज्ड होता है। इन केस अगर किसी पेशेंट में फिशला की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है, फिशला उसका नहीं बन सकता, रीज़न या तो उसकी नसें बहुत कमज़ोर हैं या उसके मल्टीपल टाइम फिशला बन के फ़ेल हो चुका है, उसका चलता ही नहीं है, उस केस में डायलिसिस कैसे हो सकता है? उसके लिए ऑप्शन है आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट। ये एक सिंथेटिक ग्राफ्ट है, आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट की फ़ोटो है जिसको हम एज अ वेन किसी भी पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट का ग्राफ्ट डला हुआ है स्किन के नीचे। ओके, डायलिसिस के लिए ये भी सेम तरीके से ही यूज़ होता है। एक इसमें आर्टीरियल नीडल लगती है इम्प्योर ब्लड के लिए और एक वीनस नीडल लगती है प्योर ब्लड के लिए। ओके, ग्राफ्ट डलने के बाद यूजुअली डायलिसिस ऑपरेशन के 2 हफ्ते के बाद शुरू किया जा सकता है। हमारे शरीर में टोटल 6 जगह हैं जहाँ पर कि पेशेंट का ग्राफ्ट डाल सकते हैं। पहला आपने पिछली फ़ोटो में देखा आर्म में, दूसरा ये अपर आर्म में कोहनी से ऊपर, यहाँ पर हम ग्राफ्ट डाल सकते हैं। दोनों बाजुओं में 4 साइड्स हो गई। उसके अलावा लेग्स में, थाइज़ में जो जांघ होती है उसमें हम लोग ग्राफ्ट डाल सकते हैं, उसको भी डायलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। पर ये थाई ग्राफ्ट जो है ये सबसे आखिरी ऑप्शन रखा जाता है। ओके, जब सारा पेशेंट का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बची है, ऊपर ग्राफ्ट नहीं बन सकता, फिशला नहीं बन सकता, तब जाके हम थाई ग्राफ्ट के लिए ऑप्ट करते हैं। अब पेशेंट ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारा डायलिसिस ग्राफ्ट से 2 हफ्ते में शुरू हो जाता है तो फिशला के लिए 6 हफ्ते का वेट क्यों करना? उसका रीज़न, ग्राफ्ट भी है तो बाहर का ही ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल आर्टिफिशियल वेन डला है, ग्राफ्ट है, इसीलिए इन्फेक्शन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है एक फिशला के कंपैरिजन में। और अगर एक बार ग्राफ्ट इन्फेक्टेड हो गया तो उसको निकालना ही पड़ता है। दूसरा रीज़न, ब्लड को क्लॉट होने का और नसों का पतला होने का खतरा ग्राफ्ट के केस में ज़्यादा होता है। इसके लिए ग्राफ्ट को चलता रखने के लिए बार बार ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जो कि पेशेंट्स को समटाइम्स बहुत महंगे भी पड़ जाते हैं। तीसरा,
ग्राफ्ट से डायलिसिस करवाना फिशुला के कंपैरिजन में महंगा पड़ता है, बिकॉज़ फिशुला में डायलिसिस के लिए कुछ पेशेंट्स उसका डायलिसिस की ट्यूबिंग्स और फिल्टर्स को 2 या 3 बार रीयूज़ कर सकते हैं, पर ग्राफ्ट के साथ सिंगल यूज़ ही होता है, तो इसीलिए डायलिसिस का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। उसके अलावा एक ऑप्शन है पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि पेट वाला डायलिसिस की। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैथेटर इंसर्ट किया जाता है जिससे फ्लूइड एक्सचेंज करके डायलिसिस होता है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इस पूरी वीडियो में हमें यही पता चला है कि फिशुला के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला, फिशुला में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं और ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस भी बहुत कम हैं। लंबे समय के लिए फिशुला इजीली यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन के रीज़न्स और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं इसमें। ओके, इन्फेक्शन का रिस्क नेकलाइन और ग्राफ्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। एक बार जब फिशुला ठीक हो जाए तो उसके बाद पेशेंट को उसमें कोई ड्रेसिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती। और सबसे आखिरी इम्पॉर्टेंट, पेशेंट फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, पेशेंट नहा सकता है, उसको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि वो नहाएगा और ड्रेसिंग गीली हो जाएगी। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो फिशुला के होते हैं। तो ये पूरी वीडियो में हमने एक ही कंक्लूजन निकाला है कि डायलिसिस पेशेंट के लिए फिशुला ही उनकी लाइफलाइन है, तो इसीलिए फिशुला का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। हम आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ओके, और फिशुला की केयर कैसे करनी चाहिए, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम अपनी अगली वीडियो में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।